का क्वेश्चन पेपर है। आज नोट सेट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर मेरा लाने का मतलब ये है कि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि हमने पेपर नहीं दिया, फिर भी हम मेमोरी बेस पर जो क्वेश्चन है उनको हमने कलेक्ट किए और हम आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यदि आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं और करने वाले हैं तो हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से HTM अकेडमी के नाम से, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, बहुत सारी जो है कंटेंट, आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया कि पेंटाप्लेजिया क्या होता है। भाई पेंटाप्लेजिया के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था यहाँ पर? पेंटाप्लेजिया। तो पेंटाप्लेजिया किसे कहते हैं अपन, ये तो आपको लोगों को पता होना चाहिए। पेंटाप्लेजिया किसे कहते हैं? पेंटा मतलब यानी कि क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, प्लेजिया और प्लस रेस्पिरेटरी फेल्योर। क्या? रेस्पिरेटरी फेल्योर, ये होता है। इसको क्या कहते हैं अपन? पेंटाप्लेजिया, इसे वर्ड दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो ये इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेंटाप्लेजिया। अब ये होता किसमें? भाई हमने पेपर दिया नहीं इसलिए हम बता रहे हैं कि ये होता किसमें। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये होता है किसमें? ये होता है, जो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है किसमें? पेंटाप्लेजिया की बात करें, पेंटाप्लेजिया ये जो होता है ये किसमें होता है? सर्वाइकल इंजुरी, जो सर्वाइकल यानी कि सर्वाइकल जो नेक इंजुरी होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। सर्वाइकल नेक इंजुरी में आपको ये सर्वाइकल नेक इंजुरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर OCD। OCD का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये यहां से पूछा गया था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD जो होता है ये दो प्रकार से होता है। देखो जो थिंक आती है, जो दिमाग के अंदर जो थिंक आती है उसे कहते हैं ऑब्सेशन। क्या कहते हैं उसे? ऑब्सेशन। ये दिमाग के अंदर जो बात आती है ना बार बार, उसे ऑब्सेशन कहते हैं अपन। और कंपल्शन का मतलब बार बार आप एक्टिविटी करेंगे, कंपल्शन, तो उसे कहेंगे अपन कंपल्शन, ठीक है। और ये मोस्टली किस लिए? एंजाइटी को रिलीव करने के लिए किया जाता है। एंजाइटी जो रिलीव होती है उसको रिलीव करने के लिए बार बार ये एक्टिविटीज की जाती है। तो हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। तो साइकेट्रिक इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर और क्या पूछा गया था? और जो क्वेश्चन पूछा गया था एवर्जन थेरेपी, है ना, एवर्जन थेरेपी के बारे में पूछा गया था। भाई एवर्जन थेरेपी क्या होती है? तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में पूछा गया था। डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। एवर्जन थेरेपी क्या होती है? एवर्जन थेरेपी की यदि बात करते हैं, एवर्जन थेरेपी का मतलब ये होता है कि जब प्लीजर एमाइन, जो प्लीजर एक्सपीरियंस के साथ में, प्लीजरफुल एक्सपीरियंस के साथ में आप जो है कौन सा? अनप्लीजरफुल एक्सपीरियंस आप उसके साथ जोड़ देंगे। प्लीजरफुल एक्सपीरियंस के साथ में अनप्लीजरफुल एक्सपीरियंस आप उसके साथ जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं, कौन सी कहते हैं? जो है मतलब जो है एवर्जन थेरेपी कहते हैं। जैसे एल्कोहल वाले पेशेंट के साथ में आपने जो कोई एल्कोहल पीता हो और उसके साथ में आपने क्या जोड़ दिया? उसके साथ में जो है आपने जो है डाइसल्फिराम दे दिया, तो ये एवर्जन थेरेपी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में पूछा गया था। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी को भी धीरे धीरे सेंसिटाइज करना, सिस्टमिक यानी कि धीरे धीरे सेंसिटाइज करना। जैसे मान लो किसी को जो है किसी को मान लो छिपकली से डर लगता हो, किसी को क्या है जो है छिपकली से डर लगता हो, तो उसे आपको क्या है? प्लास्टिक की छिपकली दिखाओ। पहले क्या दिखाया? प्लास्टिक की। पहले सबसे पहले तो स्टोरी बताओ उसके बारे में, तो भाई छिपकली ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। इसके बाद में उसको प्लास्टिक की दिखाओ और इसके बाद में ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल। तो ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया ना। पहले स्टोरी सुनाया, फिर प्लास्टिक किया है और ये ओरिजिनल दिखाया, तो ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। डाइसल्फिराम और एथेनॉल की रिएक्शन पूछा गया था। डाइसल्फिराम और एथेनॉल की जो रिएक्शन होती है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप विटामिन के का इंजेक्शन कौन से कैनुला से लगाओगे? विटामिन के का। तो भाई विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है, विटामिन के के इंजेक्शन के लिए हम क्या है? 26 गेज का कैनुला यूज करते हैं, क्योंकि ये जब कब लगाया जाता है? 8 बर्थ के समय लगाया जाता है, जन्म के समय। ध्यान रखना, जो बर्थ के मतलब निडिल यूज करते हैं, कैनुला निडिल,
नीडल यूज करते हैं अपन, क्योंकि ये कब लगाया जाता है, जन्म के समय में, बर्थ के समय में। तो भाई बर्थ के समय में लगाएंगे तो आपको क्या है जो है ये कैनुला जो ये नीडल आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 50,000 इंटरनेशनल विटामिन ए फॉर 7 मंथ बेबी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है विटामिन ए 7 मंथ बेबी है ना, ये से वैसे ये 50 इंटरनेशनल यूनिट नहीं होता है 7 महीने के बेबी के लिए, है ना। तो ये यहाँ पर जो है विटामिन ए की डोज से कहीं क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे 7 महीने के बेबी के लिए 50 जो है इंटरनेशनल यूनिट नहीं होता है, क्योंकि 50,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है, अच्छा ये 50,000 पूछा है कितना, अच्छा 50,000। वैसे ये 9 मंथ वाले बेबी को कितना दिया जाता है, 9 मंथ वाले बेबी को 1 लाख यूनिट दिया जाता है, 1 लाख यूनिट, है ना। तो हो सकता है 7 महीने के बेबी को देना हो तो हम उसका 50 जो है इससे कम देंगे अपन। तो ये से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया हो, है ना। नेक्स्ट ब्रेकियल आर्टरी फॉर स्टेथोस्कोप। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आर्टरी जो स्टेथोस्कोप आप प्लेस करेंगे, जब आप बीपी लेते हैं कौन सी पे प्लेस करते हैं अपन, तो ब्रेकियल आर्टरी पर जो है प्लेस करते हैं, ब्रेकियल जो आर्टरी होती है ना, ताकि उस पर कोर्स ऑफ साउंड आपको सुनाई दे। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इमेज, ये मैंने आपको एक दिन कल ही बताया था, शायद कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब वीटी होता है, वीटी होता है क्या, वीटी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जब होता है पल्सलेस, तो पल्सलेस जब होता है तो इसमें डीफिब्रिलेशन किया जाता है, डीफिब्रिलेशन। तो इसका इमेज आया होगा ये इसका +4 प्रोटीन इन किडनी, है ना, फेल्योर पेशेंट, ठीक है। अगर +4 प्रोटीन आ रहा है मतलब किडनी फेल्योर पेशेंट है। ब्रेस्ट मिल्क ट्रू ऑप्शन, अब ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पूछा गया था, ये मेरे को ऑप्शन पता नहीं है, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके बारे में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ब्रेस्ट मिल्क के रिलेटेड संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा गया, मैक्रोब्लास्टिक आरबीसी। मैक्रोब्लास्टिक आरबीसी किसमें देखने को मिलती है, तो ये मैक्रोब्लास्टिक ये देखने को मिलती है आपको B9 की डिफिशियंसी में। अब यहाँ पर ऑप्शन में B9 नहीं तो आपको B12 आपको देखने को मिलेगा, है ना, B9 या B12 की डिफिशियंसी में आपको ये देखने को मिलेगी। हो सकता है उसमें और कोई ऑप्शन दे रखा हो, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। क्या होता है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, ध्यान रखना, अनीमिया। इसको अपन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। तो ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा जो देख लेते हैं अपन नेक्स्ट और क्या है, यहाँ पर आपको जो है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया सीओपीडी पेशेंट में, सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर जो वेंटिलेटर का कौन सा मोड अपन यूज करते हैं, तो इसमें जो सीपेप मोड इसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, CO2 रिटेंशन हो जाती है। क्या रिटेंशन हो जाती है इसमें, CO2 रिटेंशन हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डिसलोकेटेड, व्हाट यू डू। आपकी भाई ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डिसलोकेट हो गई तो आप क्या करेंगे, डिसलोकेट हो गई तो हम क्या करेंगे, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को यदि डिसलोकेट हो गई तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जो डॉक्टर है उसे हमें इन्फॉर्म करना है, ध्यान रखना, उसको डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है। यदि डिसलोकेट हो गई तो उसको हम फिर या तो रिमूव भी करना पड़ेगा, आपको रिमूव भी उसे कर सकते हैं, रिमूव करके आपको दोबारा जो है उसको हाई फ्लो देके दोबारा डालना पड़ेगा, क्योंकि डिसलोकेट हो गई तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो ट्रेकिया को इंजुरी कर देगी वो, ठीक है। नर्स असेस डॉक्टर फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब प्रेस क्रिकोइड। अब मान लो डॉक्टर असेस कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप ET ट्यूब यदि किसी को डाल रहे हैं तो आपको जो है किस जगह प्रेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्रिकोइड जो होता है, क्रिकोइड थायराइड वाला पार्ट होता है, थायराइड वाला, इसको आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेकिया है आसानी से विजिबल हो जाएगा, जो ट्रेकिया है आपका आसानी से विजिबल हो जाएगा। ऑन 6 वीक इम्यूनाइजेशन, अभी 6 वीक का इम्यूनाइजेशन के लिए पूछा गया होगा एग्जाम के अंदर, तो 6 वीक्स पर क्या दिया जाता है, DPT, है ना, DPT दिया जाता है, OPV दिया जाता है ना, और DPT दिया जाता है, OPV दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, हाँ, और क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस B दिया जाता है ना, DPT OPV हेपेटाइटिस B, ठीक है। अगर इसको बोला जाए तो यहाँ पर पेंटा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पेंटा वैक्सीन भी आता है आजकल। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, हाँ, अनेस्थेशिया पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, जनरल पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। देखो अनेस्थेशिया का पेशेंट था, जनरल वेंटिलेटर के बारे में पूछा गया है यहाँ पर क्या, हाँ, तो ये किसी और क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि वेंटिलेटर से आपका क्वेश्चन आया था, ये वेंटिलेटर वाला टॉपिक से, वेंटिलेटर से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए हैं, वेंटिलेटर से, तो ये ध्यान रखना, वेंटिलेटर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर नॉन रीब्रीथिंग मास्क,
नॉन इन्फ्लेट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है भाई, अगर मान लो आपने नॉन रीब्रीथिंग मास्क है, जैसे मान लो नॉन रीब्रीथिंग मास्क में ऐसे बैग लगा होता है, ऐसे ऐसे, तो ये अगर इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेट नहीं होने का कारण क्या है, या तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, ठीक है, या फिर बैग पंचर हो, हाँ यही कारण हो सकता है। तो यहाँ पर क्या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन आती है। ठीक है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, चीज रिएक्शन बाय, ये पूछा गया है कि भाई चीज का जो रिएक्शन है, कोई चीज पेशेंट है कि चीज खा रहा है, तो कोई मोनो अमीनो ऑक्सीडेज ले रहा है और वो चीज खा रहा है, तो चीज वाला पेशेंट खा रहा है, तो उसमें किस वाली मेडिसिन से किस किस वजह से आपको जो है ये रिएक्शन देखने को मिलता है, ये टायरामाइन कंटेंट होता है, इनके अंदर क्या होती है, टायरामाइन ज्यादा रूप में पाया जाता है, इसलिए इसमें रिएक्शन देखने को मिलता है, जो टायरामाइन होता है ना उसकी वजह से इसमें रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो टायरामाइन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, प्लेटलेट एडमिशन, तो 15 से 30 मिनट के अंदर आपको प्लेटलेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। कि प्लेटलेट कितना एडमिशन कितने समय लेना चाहिए, तो 15 से 30 मिनट के अंदर आपको प्लेटलेट एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। सेंट्रल लाइन फ्लश नोट यूजिंग पोर्ट 24 आवर, है ना, तो ये सेंट्रल लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। मैं कह रहा हूँ आपको इमरजेंसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमरजेंसी से, इमरजेंसी और आईसीयू से, ध्यान रखना इमरजेंसी और आईसीयू से। यदि आप ये दो टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ आधा नॉर्सेट आप कंप्लीट कर लोगे। नॉर्सेट का जो आधा पेपर है वो इसी से ही कवर हो जाएगा आपका, डिजीज पोर्शन कम होता है, प्रैक्टिकल बेस ज्यादा होते हैं आजकल। ड्यूरिंग जुगुलार कैथेटराइजेशन स्वेलिंग, है ना, हेमेटोमा, है ना, अगर जुगुलार कैथेटराइजेशन है और वहां पर स्वेलिंग हो रही है तो इसका मतलब किसकी वजह से हो सकती है, वो हेमेटोमा वहां पर बन सकता है, उस वजह से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर स्पुटम सैंपल फॉर डॉट्स, डॉट्स में कितने सैंपल लेते हैं अपन, ये मैंने कई बार आपको बताया कि इसमें 3 सैंपल लेते हैं, 3 सैंपल लेते हैं, 3 सैंपल लेते हैं, कब लेते हैं, इसमें देखो मैं बताता हूँ, एक सैंपल तो आपको होम पे लेते हैं अपन, होम जो घर पे होता है, और सेकंड दिन जो होता है, सेकंड दिन वाले में क्या होता है, सेकंड टाइम में एक सैंपल आप फिर वापस होम पे लेंगे, फिर इसके बाद में एक सैंपल उसी दिन सेकंड दिन, ये कहाँ पर लिया जाता है, हॉस्पिटल में लिया जाता है, हॉस्पिटल में। तो ये 3 सैंपल लिया जाता है, कितना, 3 सैंपल 2 दिन में, यहाँ पर 2 डेज तक लिया जाता है 3 सैंपल, 2 दिन में मतलब 3 सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रिसक्सेशन स्टाफ शुड इन द इन नंबर ऑफ बेबी, है यहाँ पे शुड बी इन नंबर्स फॉर बेबी, रिसक्सेशन स्टाफ कितना होना चाहिए बेबी के लिए, बेबी के लिए। तो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन होती है, आप 2 स्टाफ भी हो सकता है और सिंगल रेस्क्यू भी हो सकता है, सिंगल रेस्क्यू, रेस्क्यू भी हो सकता है, 2 स्टाफ भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, दोनों कंडीशन में आप जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल वाले में आपको क्या है, इसमें फिंगर टेक्निक यूज किया जाता है, फिंगर जो टेक्निक होती है वो यूज की जाती है, और इसमें थंब टेक्निक यूज की जाती है, थंब, ध्यान रखें थंब। और सिंगल वाले में जो यूज किया जाता है वो 1 अनुपात कितना, 1/30 यूज किया, सॉरी ऐसा नहीं होता, 30/30 होता है, 30/2 यूज किया जाता है, और इसके अंदर 15/2 ये पैटर्न इसके अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन मैंने कल ही डिस्कस किया था, कल मेरी क्लास जिसने देखा होगा उसको पता होगा, पल्सलेस बीट, जिसमें पल्स नहीं आ रही हो उसमें क्या करते हैं अपन, तो उसमें करते हैं अपन डीफिब्रिलेशन, डीफिब्रिलेशन करते हैं उसमें, जिसमें पल्स नहीं आ रही उसमें डीफिब्रिलेशन करते हैं। यहाँ पर 3 वे यूरिनरी कैथेटर, भाई 3 वे, ये 3 वे वाला कैथेटर यूज किया जाता है, 3 वे, ये यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन। तो ये आप लोगों से पूछा गया होगा इसमें एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कैल्शियम मेंटेन पैराथायरॉयड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्लैंड से मेंटेन होता है कैल्शियम, तो मैं आपको पहले बता दूं कैल्शियम जो मेंटेन होता है, वैसे कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए 2 ग्लैंड होती है, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए 2 ग्लैंड होती है, एक तो कौन सी होती है, वो होती है मतलब थायराइड ग्लैंड होती है, और एक होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, दोनों ग्लैंड होती है। लेकिन अगर ब्लड की पूछेंगे तो ब्लड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये रेस्पॉन्सिबल है, और ये किसके लिए, ये बोन के लिए, जो बोन होती है हड्डी के अंदर, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए कौन, थायराइड ग्लैंड। इसका कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन, तो यहाँ पर कैल्सीटोनिन हार्मोन इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर पाइलोनेफ्राइटिस, ये फ्लांक होगा यहाँ पर, फ्लांक पेन, है ना, विद चिल्स। देखो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि आपकी जो किडनी है, किडनी की रीनल पेल्विस के अंदर यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया तो इसे क्या कहेंगे अपन, पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। तो इससे की वजह से क्या होगा, इससे एक तो होगा फ्लांक पेन होगा, फ्लांक पेन, ध्यान रखना फ्लांक पेन होगा, और क्या होगा, फीवर विद चिल्स आएगा, फीवर जो है, फीवर के साथ में जो है चिल्स होगा, चिल्स के साथ में क्या होगा, फीवर होगा, मतलब जो आपको फीवर क्या ठंडी रख के आएगी, तो ये इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे कंजक्टिवाइटिस से पूछा गया। तो कंजक्टिवाइटिस कैसे होता है, कंजक्टिवाइटिस में आपको इसमें पिंकिस आई के नाम से भी जाना जाता है, पिंक आई, पिंक आई के नाम से भी जानता है। और इसके लिए जो कंजक्टिवाइटिस के जो है पॉजिटिव हो सकता है, क्लेमाइडिया की वजह से हो सकता है, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा क्लेमाइडिया, इसके वजह ट्रेकोमा होता है, ट्रेकोमा जो अपन कहते हैं ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, तो ये इसी की वजह से होता है, क्लेमाइडिया की वजह से, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एवर्ड सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था। तो 21 टायरोसोमी, 21 टायरोसोमी इसकी वजह से हो सकता है, 21 टायरोसोमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था यहाँ पर। डेल्यूजन डिफेंस मैकेनिज्म, एक क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है ना, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म, अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाती है ना, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे सब्लिमेशन हो गया, है ना, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, अपने आप को महान मानना, जैसे अपने आप को, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं आई एम प्राइम मिनिस्टर, पीएम, मैं पीएम हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा महान मानता है, उसे डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहता है। तो ये यहाँ से आया था। नेक्स्ट बात क्या है, डेल्यूजन ऑफ प्रिसिक्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि कहने का मतलब दूसरों के प्रति ऐसी गलत धारणाएं रखता है आदमी कि मेरे खाने में जहर मिला दिया है, जैसे मेरे खाने में क्या मिला दिया, मेरे खाने में जहर मिला दिया है, जहर, है ना, जानम तुमने मेरे खाने में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता था, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया कि आप मेरे लिए जो खाना लेके आए उसमें आपने जहर मिला दिया, जहर, ठीक है। तो अब मैं आपका नहीं हूँ, मैं किसी और का बन गया हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब आदमी के अंदर ऐसी धारणा हो जाती है, गलत धारणा होती है, जबकि वो उससे बेपनाह प्यार करती है, लेकिन उसके प्रति उसकी क्या होगी, गलत धारणा हो गई। डेल्यूरियम पेशेंट रूम व्हाट टू डू, भाई डेल्यूरियम वाला पेशेंट है तो ये वैसे कंफ्यूजन रहेगा, डेल्यूरियम वाला है तो वैसे कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि उसको क्या है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो गया है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो गया है, तो वैसे कंफ्यूजन में। तो हमारे रूम के अंदर क्या करेंगे अपन, एक तो डिम लाइट यूज करेंगे, डिम लाइट यूज करेंगे ताकि वो अच्छे से सो जाए। एक जो भी कॉर्नर है उनको क्या रखेंगे अपन, सॉफ्ट रखेंगे, उनको सॉफ्ट, ध्यान रखना सॉफ्ट रखेंगे उन कॉर्नर को। तो ये थोड़ा सा अपन को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या पूछा गया था, नेक्स्ट एसी में क्या पूछा गया, एक नेक्स्ट एसी में जो पूछा गया मैं और बताता हूँ आपको। यहाँ पर पूछा गया कि ईसीटी ऑक्सीजन फॉर मसल रिलैक्स, यहाँ पर अगर किसी की मसल्स रिलैक्स हो गई है, देखो ईसीटी जब भी लगाते हैं तो इसमें क्या लगाया जाता है, मसल रिलैक्सेंट लगाया जाता है। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, उसको ऑक्सीजन लगा देना चाहिए, उसको क्या लगा देना चाहिए, उसको ऑक्सीजन लगा देना चाहिए, किसको, पेशेंट को। नेक्स्ट ऐसा इमेज दिया गया था, तो यहाँ पर मोल्टेड बेबी इमेज, जो मोल्टेड बेबी हैंड का जैसे वैसे से जो है सिकुड़न टाइप सी हो जाती है हाथों के अंदर, तो ये होती है मोल्टेड बेबी, जो है मोल्टेड बेबी हैंड देखने को आपको मिलेगा, ऐसा इमेज दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया रिमिटेंट फीवर के बारे में पूछा गया था। रिमिटेंट फीवर का मतलब क्या होता है, रिमिटेंट फीवर का मतलब ये होता है कि इसमें जो है टेम्परेचर बेस लाइन पे आता ही नहीं है, टेम्परेचर जो है बेस लाइन पर आता ही नहीं है। जैसे मान लो आपका टेम्परेचर कितना है, 99, सॉरी आपका टेम्परेचर कितना है, आपको मान लो बुखार है, आपको ये मत कह देना कि सर मेरे तो जो है तापमान कूट के भरा है ना, तापमान कूट के भरने का मतलब मेरे अंदर जोश भरा है, आग लगी है मेरे दिल में, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट है मान लो। अब ये आपको बुखार आ गई, भाई आपको क्या आ गई, बुखार आ गया, और आपका कितना होगा टेम्परेचर 103, लेकिन आपका 9, अब आपको ये 103 है, ये 103 से आपका 100 पर आ गया, कितना 100 फ़ारेनहाइट, लेकिन आपका 98.6 आ ही नहीं रहा है, 98.6 नहीं आ रहा, फिर 100 से आपका वापस कितना हो गया, 102 हो गया, है ना, वापस कितना हो गया, 102 हो गया, फिर 102 से लेकर फिर आपका 100 आ गया, लेकिन आपका नॉर्मल बेस लाइन पे आ ही नहीं रहा कभी भी, ठीक है। आपका जब भी बेस लाइन पे नहीं आता, कहने का मतलब उससे कहते हैं, देखो ये मान लो 38 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन इसका टेम्परेचर देखो यहाँ पर 40 के लगभग पहुंच गया,
मतलब 40 के आस अप्रोक्सीमेट, लेकिन फिर रिटर्न हो गया। लेकिन यहाँ नॉर्मल बॉर्डर को टच नहीं किया है इसने, देखो ऐसे ऐसे बॉर्डर से ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो नॉर्मल टच नहीं करता, यानी कि नॉर्मल बेस लाइन पर टेम्परेचर नहीं आता, उससे कहता है रिमिटेड फीवर। क्या कहेंगे उसे अपन? रिमिटेड फीवर उसे कहते हैं अपन। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया था LOA। तो भाई ये जो पोजीशन है ये क्या? LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ऐसे अपने पार्ट होते हैं ना, ऐसे 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 पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो पोजीशन होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है, ये LOL होती है, LOL होती है ना, ये सबसे कॉमन होती है वैसे LOL। तो ये क्या? LOA है। ये पूछा गया था आपसे कि ये एग्जाम ये इमेज किसका है? तो LOA का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोरोमेट्री मेथड फॉर फॉलोपियन ट्यूब। पोरोमेट्री मेथड के बारे में पूछा गया था, पोमेट्री मेथड है ना। अब ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर, क्योंकि मैंने पेपर दिया नहीं, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस है, इसलिए मैं, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम आपको प्रयास कर रहा हूँ कि कहता है ना कि यार प्रयास करने वाले की हार कभी भी नहीं होती। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेहनत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको मैक्सिमम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो पोमेट्री जो ट्यूब लाइगेशन के लिए यूज किया जाता है, जो ट्यूब फेलोपियन ट्यूब लाइगेशन के लिए अपन इसको यूज करते हैं, लाइगेशन है ना, यानी कि उनको बांध देते हैं। कहते हैं ना कि यार नसबंदी करवा दी उसकी, है ना, कहते हैं ना कि उसकी जो है, हाँ, कि ट्यूब लाइगेशन कहते हैं नसबंदी करा दी, हाय हाय नसबंदी करा दी उसकी, है ना। थर्ड मेन्यूअर इमेज, थर्ड मेन्यूअर के इमेज के बारे में बताया गया था, जो इमेज था उसके बारे में आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करके 12 लीड पोजीशन, 1 लीड, है ना, मतलब 12 लीड वाले के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर लीड 1 कहाँ पर आपको प्लेस करेंगे? तो लीड 1 जो आपको V1 के बारे में पूछा गया था, किसके बारे? V1, देखो उसमें होती है V1 V2 ऐसे होती है ना, यहाँ पर होती है V3, है ना, यहाँ पर होती है V4, यहाँ पर होती है V4, यहाँ पर होती है V5, और यहाँ पर होती है V6, क्या होती है? V6, है ना, ऐसे होती है। तो ये कहाँ पर? देखो यहाँ पर पूछा गया, तो ये ऐसे स्टर्नम के राइट साइड में, कहाँ पर होगी? 4th इंटरकोस्टल स्पेस के राइट साइड में होगी, तो ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर। भाई सेकंड डिग्री में क्या होती है? जो मसल्स अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, पेरिनियम एंड स्किन, जो स्किन होती है वो मसल्स अफेक्ट हो जाती है इसमें, है ना, पेरिनियम, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री टीयर होता है। PPH मेडिकेशन जो पोस्टमार्टम कार्बेप्रोस्ट, है ना, कार्बेप्रोस्ट होता है, कार्बाप्रोस्ट होती है। वैसे PPH के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, PPH के लिए मैं आपको बता दूं, PPH के लिए दी जाती है, वो दी जाती है ऑक्सीटोसिन। यदि ऑप्शन में ये रहेगा तो यही आपका सही आंसर रहेगा, ऑक्सीटोसिन ही रहेगा। लेकिन मेरे को पता नहीं है कार्बेप्रोस्ट क्या है, कि प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ध्यान रखना। तो ये मेरे को वैसे पता नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा गया था, लेकिन मेरे मेमोरी बेस पर आपको कुछ हद तक बहुत सारी चीजें आपको बताने की प्रयास किया है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है -1 स्टेशन, है ना। तो -1 का क्या होता है? -1 का, ये तो मैंने कई बार बोला कि आपका ऐसे पेल्विस होता है, क्या होता है? पेल्विस होता है, इस प्रकार से आपका जो है पेल्विस होता है, पेल्विस। अब इसका ये अगर मान लो यहाँ पर जो इसको अपन क्या मानते हैं, ईस्टियल स्पाइन को, इसको अपन 0 स्टेशन मानते हैं, क्या 0? अगर इससे -1 है तो ऊपर की तरफ -1 रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे? 1 सेमी अबोव रहता है इलियक स्पाइन से, जो ये स्पाइन होता है इससे 1 सेमी ऊपर रहता है, यानी प्लस रहेगा तो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट क्लेंड फोर्सेप्स, जो क्लेंड फोर्सेप्स है इसका इमेज आपको पूछा गया था, क्लेंड फोर्सेप्स का। मैं आपको वैसे क्लेंड फोर्सेप्स का जो इमेज है उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। क्लेंड का फोर्सेप्स का जो इमेज है वो किस प्रकार का इमेज था एग्जाम के अंदर, तो क्लेंड फोर्सेप्स, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्लेंड फोर्सेप्स का इमेज, ठीक है। क्लेंड फोर्सेप्स, जो क्लेंड फोर्सेप्स किस लिए यूज की जाती है? क्लेंड फोर्सेप्स का यूज किस लिए होता है? भाई क्लेंड फोर्सेप्स जो यूज की जाती है ये किसके लिए यूज की जाती है? डिलीवरी के लिए, जो डिलीवरी होती है ना उसके लिए यूज की जाती है। ऐसे उसके अंदर दो जो है ऐसे माथे होते हैं, है ना, इस प्रकार से जो है मैं इस प्रकार से होती है क्लेंड फोर्सेप्स, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दो बड़े बड़े ऐसे होते हैं इसमें ऐसे। तो इसमें क्या है? हेड लिया जाता है उसका, तो क्लेंड फोर्सेप्स का था। ये छाया नहीं है, छाया है, क्या है? छाया, 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 छाया। अब कोई छाया नहीं है अपनी, कोई पेड़ों की छाया नहीं है ना। छाया और सहेली, ये आपकी कोई सहेली नहीं है ना। आप ये सोच रहे हो कि किसी की छाया और किसी की सहेली है, तो ऐसी बात नहीं है, ये किसी की सहेली नहीं है। ये क्या है? ऐसी सहेली है जो गर्भधारण को रोकने से काम करती है। गर्भधारण को रोकने कैसे काम कैसे करती है? क्योंकि ये नॉन हार्मोनल है, ध्यान रखना, नॉन हार्मोनल। मैंने आपको कई बार पहले बोल चुका कि नॉन हार्मोनल होती है कौन? छाया और सहेली। इसे क्या कहते हैं अपन? सेंट क्रोमेन,
सेंट क्रोमेन, सेंट क्रोमेन, क्रोमेन, सेंट क्रोमेन, है ना, सेंट क्रोमेन होती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव साइड इफेक्ट ऑफ हिस्टूरिज्म, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है भाई, हिस्टूरिज्म हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था आई डोंट नो, क्योंकि एग्जाम के मैंने मेमोरी बेस में आपको पेपर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, ग्रीन कलर वेजाइनल डिस्चार्ज, है ना, तो ये तो पहले भी कई बार पूछा गया कि वेजाइना के अंदर ग्रीन कलर यानी ग्रीनिश येलो आ रहा है, यहाँ पर ये पूछा जाता है ग्रीनिश येलो है, ग्रीनिश येलो, येलो, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में, किस में देखने को मिलता है, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में, नेलिस में देखने को मिलता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, मीजल्स, मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसमें प्रोडोर्मल फेज में, प्रोडोर्मल फेज में, ठीक है, प्रोडोर्मल जो फेज होता है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय वुमेन नेम, तो मैरी कॉम इन बॉक्सिंग, सबसे पहले किसने गोल्ड मेडल लिया था, मैरी कॉम ने लिया था बॉक्सिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एचबी इन ब्लड डोनर, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया था भाई, एचबी इन ब्लड डोनर, ब्लड डोनर के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, टेस्ट के बारे में पूछा गया था। मैं ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम के अंदर मेरे को पता नहीं, लेकिन इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट डेफिनेशन, जो फर्टिलिटी की रेट की डेफिनेशन पूछी गई थी भाई, फर्टिलिटी कैसे करते हैं अपन, ठीक है, तो जो 1 ईयर के अंदर कितनी फर्टिलाइज होती है वो फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट, मोर रिफ्लेक्स अबनॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी ड्यू टू, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया होगा कि लॉन्ग डिलीवरी होती है, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब ये होता है कि मान लो किसी का 20 घंटे से भी ज्यादा डिलीवर नहीं हुआ, वैसे तो 18 घंटा माना जाता है, 18 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया, तो बच्चा क्या होता है, फंस जाता है यहाँ पर, ऐसे क्या होता है, बच्चा जो है पेल्विस के अंदर फंस जाता है, और बच्चा जब फंस जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, उसके जो है शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है, जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर, शोल्डर के अंदर जो है दिक्कत आने लग जाती है, यानी कि इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, क्या इसका, इंजरी होने के चांसेस रहते हैं किसमें, शोल्डर में। तो इसी वजह से जब शोल्डर में प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से जो है उसका मोरो रिफ्लेक्स जो होता है बच्चे का वो एब्सेंट हो जाता है कई बार, है ना, ऐसे क्या ब्रेकल फ्लेक्सिस के अंदर मान लो इंजरी हो गई यहाँ पर शोल्डर के यहाँ ब्रेकल फ्लेक्सिस हो गई, तो ये मोरो रिफ्लेक्स उसमें एब्सेंट रहता है कई बार, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमें यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए,